नमस्कार, मैं हूं परमवीर सिंह और आप बिहार न्यूज़ टुडे का साप्ताहिक रिपोर्ट देख रहे हैं। बिहार में इस हफ्ते की 3 बड़ी खबरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महज खबरें नहीं हैं। यह उस सिस्टम का आईना है जिसे सरकार के चमकते विज्ञापनों और जोशीले दावों की चादर उठाकर रोज छिपाया जाता है। पहली तस्वीर पटना के जेपी गोलंबर से है, जहां अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरे युवाओं पर नई नवेली सम्राट सरकार का पहला लाठीचार्ज हुआ। सवाल सिर्फ लाठी का नहीं, सवाल परीक्षाओं की लेट लतीफी और लाखों युवाओं के टूटते सब्र का है। दूसरी तस्वीर राजधानी पटना के उस स्मार्ट बुनियादी ढांचे की है जो महज आधे घंटे की आंधी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। क्या हम पेरिस बनने के सपने सिर्फ कागजों पर देख रहे हैं? और तीसरी सबसे विचलित करने वाली तस्वीर सहरसा से है, जहां सरकारी बेपरवाही ने मासूम बच्चों की थाली में एक बार फिर मिड डे मील के नाम पर जहर परोस दिया। सालों बाद भी हम नौनिहालों को एक सुरक्षित निवाला नहीं दे पा रहे। ये सवाल हर बिहार वासी को खुद से भी पूछना चाहिए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन तीनों मुद्दों की परतें खोलेंगे और जिम्मेदार महकमों से सीधे सवाल पूछेंगे। देखिए, बिहार में कहते हैं जब ऊंट पहाड़ के नीचे आवे तब पहाड़ हिलेला ना ऊंट हिलेला, यानी सिस्टम के से टकराने का नुकसान हमेशा आम आदमी को उठाना पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है, पहाड़ भी हिले हैं। इसी हफ्ते बिहार में नई बनी सम्राट सरकार का कैबिनेट पूरा हुआ। 7 तारीख को गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री के सामने 32 मंत्रियों ने शपथ ली। यह पिछले करीब 6 महीनों में बिहार का तीसरा शपथ ग्रहण समारोह था। लेकिन इन 6 महीनों में एक बार भी किसी सरकार ने उस परीक्षा की बात नहीं की जिसे पास करके शिक्षक बनने और रोजगार पाने का सपना बिहार के लाखों युवा संजोए बैठे हैं। जहां एक दिन पहले नेताओं के बेटे बिना एमएलए एमएलसी बने मंत्री बने, वहीं दूसरे दिन युवाओं की पीठ पर उसी सरकार की लाठी पड़ी। हजारों युवा पटना कॉलेज से निकलकर शिक्षा मंत्री के आवास की ओर बढ़ रहे थे। मांग थी बीपीएससी टीआरई-4 की परीक्षाओं और रिक्तियों को लेकर अपनी आवाज सुनाना। जवाब मिला पुलिस की लाठियों से। यह सम्राट सरकार के कार्यकाल का पहला लाठीचार्ज है। छात्र नेता दिलीप कुमार, शहबाज आलम समेत 4 लोगों को रस्सी से बांधकर जेल भेजा गया। ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी के आरोप में। सिर्फ टीआरई-4 ही नहीं, पूरा सिस्टम सवालों में है। बीपीएससी के कैलेंडर में एक तरफ भारी भरकम भर्तियों की लिस्ट है, दूसरी तरफ तारीख पर तारीख का अंतहीन सिलसिला। 2026 के पहले 4 महीनों का हाल देखिए। 17वीं संयुक्त परीक्षा का इंटरव्यू जनवरी में हुआ। 2035 पदों के लिए फाइनल रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद थी। 71वीं का मुख्य परीक्षा अप्रैल 2026 में संपन्न हुआ, लेकिन 2 बड़ी परीक्षाएं बीच रास्ते में पटकनी खा गई। एईडीओ परीक्षा 14 से 21 अप्रैल के बीच 9 शिफ्टों में हुई। माल प्रैक्टिस की रिपोर्ट के चलते 1 मई को रद्द कर दी गई। स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी यानी कि एपीएस एंड डब्ल्यूएमओ की 23 अप्रैल की परीक्षा भी गड़बड़ी की रिपोर्ट के बाद कैंसिल हो गई। और टीआरई-4 कैलेंडर में 22-27 सितंबर 2026 की तारीख दर्ज है। 46,595 पद, लेकिन विज्ञापन आज तक नदारद है। छात्रों का आरोप है कि जानबूझकर देरी की जा रही है, जबकि अप्रैल में ही आश्वासन दिया गया था। बिहार एसएससी का हाल और भी बुरा है। सेकेंड इंटर लेवल परीक्षा 3 साल बाद भी एक्सटेंशन के खेल में। 4th सीजीएल का नवंबर 2025 से इंतजार। 5 महीनों बाद भी नोटिस बोर्ड पर सिवाय तथ्यात्मक सुधार के कुछ नहीं। आयोग की वेबसाइट खोलिए तो परीक्षा से ज़्यादा टेंडर पर फोकस नजर आता है। बायोमेट्रिक, आईआरआईएस कैप्चरिंग, रिजल्ट प्रोसेसिंग एजेंसी सालों से तैयारी चल रही है। परीक्षा कब होगी या किसी को पता नहीं। देखिए, हमारे तरफ कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़, यानी जो काम करना नहीं आता उसमें 1000 बहाने मिल जाते हैं। बिहार एसएससी परीक्षा लेने के बजाय सालों से टेंडर निकाल रहा है। यही है बिहार के युवाओं की त्रासदी।
जब बीपीएससी में टेंडर खेल हुआ तो बिहार एसीसी के टेंडर बेदाग कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके तह में अभी नहीं जाएंगे। बिहार का युवा जब दिन भर राजधानी की सड़कों पर लाठियां खाकर शाम को थका हारा अपने कमरे में लौटता है तो उसका सामना व्यवस्था की एक और कड़वी हकीकत से होता है। वही सिस्टम जिसने उनके भविष्य को अधर में लटकाया, वही सिस्टम उस शहर का बुनियादी ढांचा भी संभाल नहीं पा रहा है जिसे स्मार्ट बनाने के दावे किए जाते हैं। कहते हैं शहर की असली परीक्षा मौसम लेता है। शुक्रवार 8 मई की शाम यह परीक्षा पटना के लिए महज 30 मिनट चली। करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी ने राजधानी को उस दौर में धकेल दिया जहां विकास के तमाम दावे कागजी नाव की तरह बहते नजर आए। पूरे बिहार में 9 जाने गई, अकेले पटना में 3। नेहरू पथ पर एक पेड़ ऑटो रिक्शा पर गिरा, एक की मौके पर मौत, 5 गंभीर घायल। शहर में 200 से ज़्यादा पेड़ और दर्जनों बिजली के खंभे उखड़ गए। फरीजा रोड, गर्दनी बाग, कंकड़ बाग, बोरिंग रोड रात भर अंधेरे में। ट्रैफिक का हाल 2 किलोमीटर की दूरी में 1.5 घंटा लग रहा था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जाम में फंसकर कार छोड़कर मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास के बाहर पेड़ गिरा, रास्ता बंद। लालू प्रसाद यादव के आवास के आसपास भी यही हाल रहा। पीसू क्षेत्र के 11 केवी के करीब 85 से 90 और 33 केवी के 35 से 36 फीडरों की बिजली बाधित हुई। 40 से 42 जगहों पर बिजली के खंभे टूटे। पटना जू, बापू टावर और इस्कॉन मंदिर के पास डिज्नीलैंड मेला बंद। आधे घंटे की आंधी ने वो कर दिखाया जो विकास के वर्षों के दावे नहीं कर पाए। एक घटना और जो इस पूरी तस्वीर को और साफ करती है। एन कॉलेज के पास अटल पथ पर ड्रेनेज खुदाई चल रही थी। गड्ढे के किनारे सिर्फ एक हल्का छोटा सा बोर्ड लगा था। एक अखबार के हॉकर उससे टकराए और करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर पड़े। घंटों भर से ज़्यादा कोई उपाय नहीं। आखिर जेसीबी से बुजुर्ग को सुरक्षित निकाला गया। हजारों करोड़ रुपए हर साल शहरी विकास के नाम पर आते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं, किसके पास कोई हिसाब नहीं। एक तरफ नई हाईटेक सैटेलाइट टाउनशिप के सपने, दूसरी तरफ पुराने शहर की गलियों में जलजमाव और अंधेरा। इसको लेकर ये कह सकते हैं ऊपर से छप्पर भीतर से खप्पर, यानी बिहार बाहर से चमकदार और अंदर से खोखला। पटना का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ऐसा ही है, फ्लाईओवर चमक रहे हैं, लेकिन आधे घंटे की आंधी में शहर का असली चेहरा सामने आ गया। 3 सवाल जो इस आंधी ने खड़े किए हैं। पहला, नगर निगम और बुडको का मानसून प्लान कहाँ है जिसका ढिंढोरा हर साल पीटा जाता है। दूसरा, स्मार्ट मीटर तो लग रहे हैं, लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक समान आंधी भी नहीं झेल सकता। तीसरा, नई टाउनशिप किसके लिए, रियल एस्टेट का धंधा या वाकई रहने लायक जगह। अगर आधे घंटे की आंधी राजधानी को इमरजेंसी मोड में ला सकती है तो आने वाले मानसून में पटना का क्या होगा, ये सवाल पूछना ही अब एक पत्रकार की ड्यूटी बन गई है। इधर राजधानी के चमकते इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल रही थी, उधर बिहार के एक जिले से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश की रूह कपा दी। पटना में सिर्फ बिजली और जाम था, सहरसा में तो नौनिहालों की जान ही दांव पर लग गई थी। सहरसा जिले से आई खबर ने एक बार फिर बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ा दी। महज 2 दिनों के भीतर 2 अलग अलग स्कूलों में मिड डे मील खाने से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए। देखते ही देखते अस्पताल के वार्ड मासूमों की चीखों से भर गए। पहली घटना 7 मई को महर्षि प्रखंड के मध्य विद्यालय बलुआहा में रोज की तरह एनजीओ का भेजा मिड डे मील परोसा गया। खाते ही एक कर लगभग सभी बच्चों को पेट दर्द शुरू हुआ। पुलिस अपनी गाड़ी से बच्चों को पीएचसी पहुंचाई, एम्बुलेंस बाद में आई। छानबीन में पता चला खाने के बर्तन में एक मरा हुआ सांप का बच्चा था। पूरे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जिस बर्तन में सरकार बच्चों को पोषण देने का दावा करती है, उसी में सांप का बच्चा मिला। ये महज लापरवाही नहीं, जघन्य अपराध है। दूसरी घटना अगले ही दिन सहरसा के सौर बाजार के एक स्कूल में करीब 80 बच्चे खाना खाते ही बीमार, पेट दर्द, मिचली, चक्कर, सभी को सीएससी में भर्ती कराया गया। लगातार दूसरे दिन दूसरे स्कूल में
जिला प्रशासन में खलबली मच गई। मिडिल स्कूल बलुआघाट से कंप्लेन आया था कि खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए, तो वो महसी PHC में आए थे। वहाँ से कुछ बच्चे के गार्जियन लोगों ने सदर अस्पताल में जहाँ जाते हैं उन लोग को यहाँ रेफर किया गया। यहाँ करीब 105 बच्चे हैं और अभी वहाँ महसी हॉस्पिटल में करीब 40-50 बच्चे हैं। वहाँ भी यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सभी लोग का कंडीशन है और ये लोग अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे 1-2 घंटा। और उस पर कुछ बच्चों को फीवर देखा जा रहा है जो कि मामूली है, 99.5 फ़ारेनहाइट इस टाइप से सारे डेटा में कुछ बच्चे में है। तो जो उपचार होना चाहिए वो उपचार हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है। आशा है कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर 1 से 2 घंटा में सारे बच्चे 70 बच्चों को इसी विषाक्त खाने के लिए अस्पतालों में एडमिट किया जा रहा है। ये क्या भद्दा मजाक है। जब मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया था तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन बैठे हुए थे, नीतीश कुमार जी, और जवाब दिया था सरकार ने कि स्कूलों में गर्मा गर्म खाना पहुंचाया जा रहा है। और मैंने कहा था ये क्लस्टर किचन एक अभिशाप है ये बच्चों के लिए। या तो मिड डे मील बंद कीजिए, अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार को, भारत सरकार को लिख भेजिए कि आपका योजना हमारे यहाँ नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बड़ी लूट और एनजीओ को जो खुली छूट दी जा रही है, माननीय नवनियुक्त मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी, काइंडली आप तत्काल रूप से इसकी समीक्षा कीजिए और सारे एनजीओ जो खाना बना रहे हैं क्लस्टर किचन के माध्यम से उसको निकाल भगाइए, सब पे FIR कीजिए, पैसा वसूलिए। और मैं क्या यह इत्तेफाक है या जड़ों तक फैला भ्रष्टाचार? बिहार के अधिकतर सरकारी स्कूल में आज भी किचन सेट की स्थिति दयनीय है। अनाज रखने के लिए सुरक्षित स्टोर रूम नहीं, नमी और कीड़े लगना आम बात। नियम कहता है खाना बांटने से पहले प्रधानाध्यापक और रसोइया चखेंगे, लेकिन जमीन पर ऐसा कितना होता है? सहरसा की घटना बता रही है। बिहार ने 2013 का गंडमान हादसा देखा है। सारण जिले में जहरीला मिड डे मील खाने से 23 मासूमों की जान गई थी। उस वक्त बड़े बड़े दावे हुए, नई गाइडलाइंस बनी। सहरसा की ये घटना चीख चीख कर कह रही है, हमने उस भयावह त्रासदी से कोई सबक नहीं लिया। स्थानीय विधायक IP गुप्ता का कहना है कि इन घटनाओं की जड़ में क्लस्टर किचन का कॉन्सेप्ट है। विधानसभा में सवाल पूछने पर जवाब मिला कि बच्चों को गर्मा गर्म खाना दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यही क्लस्टर किचन बच्चों के लिए अभिशाप बन गया है। आउटसोर्सिंग की खुली छूट ने एनजीओ को एक लूट का सेंटर दे दिया है। मिड डे मील योजना का मकसद था गरीब बच्चों को स्कूल की ओर खींचना और कुपोषण दूर करना। बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस योजना से जुड़े हैं, लेकिन जब स्कूल जाने की कीमत जान की बाजी लगाकर चुकानी पड़े तो कोई माँ बाप बच्चों को स्कूल क्यों भेजेगा? मार्च 2026 में ही विभाग ने पत्र जारी किया, स्कूलों से कहा कि सही छात्र संख्या बताएं। कारण कई स्कूलों में कम बच्चे होने के बावजूद ज़्यादा संख्या दिखाकर अतिरिक्त रकम ली जा रही थी। पोर्टल पर आंकड़े अलग, जमीन पर हकीकत अलग। यही मिड डे मील का डिजिटल भ्रष्टाचार है। जो सरकार पोर्टल पर बच्चों की संख्या सही नहीं कर पाई, वो थाली में जहर कैसे रुकेगी? देखिए, बिहार में कहते हैं गाय के आगे बिन बजावल, भैंस के आगे भागवत। यानी जो सुनना ही ना चाहे उसे लाख समझाओ, बेकार। गंडमान 2013 के बाद भी सिस्टम नहीं बदला, क्योंकि जिम्मेदारों के कान पर जू नहीं रेंगी। चाहे नौकरी मांगते युवाओं पर लाठी हो, आधे घंटे की आंधी में ध्वस्त होता राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या बच्चों की थाली में पहुंचता जहर, इन तीनों का एक ही समाधान है, जवाबदेही। जब तक ऊपर बैठे अधिकारियों और नेताओं की कुर्सी नहीं हिलेगी, जमीन पर कुछ नहीं बदलेगा। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बिहार का सिस्टम सच में सुधार की राह पर है, या हम बस एक हादसे से दूसरे हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सवाल उन कानों तक पहुँचे जो सुनने से बचते हैं। बिहार न्यूज़ टुडे के लिए परमवीर सिंह,
आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।